तैयारी स्टार्ट। आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई अच्छी बात नहीं कही जाती। ऐसा करने से लाभ भी नहीं होता, लेकिन बात जब गैर जिम्मेदारी की होती है तो कुआं खोदने का काम आग लगने के बाद ही होता है। चाहे उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक आयोजन में भगदड़ मचने के बाद मौतों का मामला हो या फिर दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत की घटना, सवाल एक जैसे ही उठते हैं कि आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लापरवाही के लिए यह कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली नगर निगम के आला अफसर आखिर घटना से पहले नींद में क्यों गाफिल थे। पैरा हैरत इस बात की है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के रूप में करने की अनुमति थी, लेकिन वहां लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी। ऐसी जगह जहां पानी की निकासी तक की समुचित व्यवस्था नहीं हो, वहां आखिर लाइब्रेरी कैसे चल रही थी। क्या यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि यदि भारी बरसात के दौर में बेसमेंट में पानी भर गया तो क्या होगा। हादसे जब भी होते हैं, लापरवाही से जुड़े कई सवाल हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन इनका जवाब कोई नहीं देता। हाँ, हादसे के बाद जांच, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और मुआवजे की घोषणाएं जरूर तुरंत फुरत में हो जाती हैं। दिखावे के लिए आसपास के कुछ और कोचिंग संस्थानों के संचालकों की भी नोटिस थमाए गए हैं। क्या महज इस खाना पूर्ति से ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझ लेगा। बात अकेले दिल्ली की नहीं है। जयपुर से लेकर भोपाल और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एक जैसे हालात हैं। इमारतों के बेसमेंट में धड़ल्ले से लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। सीवर लाइनों और ड्रेनेज के रखरखाव के मामले में दिल्ली जैसी लापरवाही भी हर जगह नजर आ रही है। सड़कों पर भी जल भराव की समस्या आम है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो दिल्ली जैसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं। फिर दिल्ली में तो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव भी समस्याओं के समाधान में बड़ी बाधा बना हुआ है। दिल्ली की घटना की जांच का ऐलान कर दिया गया है। जांच कमेटी भी बना दी गई है। जाहिर है सिर्फ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलना हादसे की वजह नहीं है। मुख्य वजह ड्रेनेज का फटना और बेसमेंट में अचानक पानी भरना है। इसलिए दिल्ली ही नहीं, सभी शहरों में सीवर लाइनों और ड्रेनेज के रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसे फिर न हो। पैरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा अनेक मायने में विशिष्ट थी। वैसे तो आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री अपना पद संभालने के बाद अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत किसी पड़ोसी देश की यात्रा से करते हैं, पर यूक्रेन में चल रहे विशेष सैन्य अभियान और लगभग सभी देशों पर पश्चिम के राजनीतिक और राजनयिक दबाव भारत को छोड़कर के बावजूद इस बार पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को की यात्रा करना तय किया। पैरा
प्रधानमंत्री ने बाहरी दुनिया के समक्ष प्रदर्शित किया है कि भारत लगातार एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति का पालन कर रहा है। उनकी यात्रा से वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव और द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। भारत या अन्य कहीं भी कोई भी समीक्षक यह उम्मीद नहीं करेगा कि रूस चीन के साथ अपना सहयोग बंद कर देगा। रूस और चीन 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। दूसरी ओर द्विपक्षीय संबंधों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद चीन भारत का दूसरा व्यापारिक साझेदार, कभी कभी नंबर 1 बना हुआ है। पश्चिम धीरे धीरे वैश्विक मामलों में अपनी श्रेष्ठता खो रहा है और उसकी जगह एक नई दुनिया ले रही है। इस संदर्भ में रूस, इंडिया, चीन यानी RIC का त्रिकोण वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स और क्षेत्रीय स्तर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे समूह में नींव के रूप में काम करता है। यूक्रेन मामले में भारत का रुख हमेशा रूस के प्रति अनुकूल तटस्थता का रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं कि रूस के साथ सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। दोनों देशों ने काफी हद तक व्यापार भुगतान में राष्ट्रीय मुद्राओं का सहारा लिया है, जिससे असंतुलन उत्पन्न हुआ है। भारत को रूस में अपना निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। हाल में रूस और ईरान ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के शेष हिस्सों के निर्माण के लिए एक संगठन का गठन किया है, जिससे व्यापार बढ़ेगा। इस यात्रा के दौरान मोदी ने रूसी भाषा में व्लादिमीर पुतिन को संबोधित किया और एक रूसी कहावत का हवाला देते हुए कहा, एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बेहतर होता है। दोनों नेताओं की बैठक नोवो ओगारियोव स्थित राजकीय आवास पर हुई, जहां पुतिन अपने सबसे नजदीकी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं। स्टॉप।